सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट, जिसमें यूक्रेन और रूस की तमाम ताज़ा जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सीधी बड़ी खबर है, रूस का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा कदम है जिसने नाटो के देशों को हिला दिया है। नाटो के बॉर्डर पर असल में रूस ने अपने परमाणु बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 16 परमाणु बम तैनात हैं। और ये देखिए, ये है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें मेरे दोस्तों, सैटेलाइट इमेज है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये पट्टी मेन है, ये ही उसका ओलेनिया एयरबेस है। और नीचे जो आप पट्टियां देख रहे हैं, इनको टुकड़ों में जूम करके आपको दिखाया गया है, जिसमें आप ए देखेंगे। ए में ये 2 परमाणु बॉम्बर है। उसके बाद बी सेक्शन जो है उसमें आप देखेंगे तो कई सारे वहाँ भी परमाणु बॉम्बर है। सी सेक्शन में देखेंगे आप तो सी में भी बड़े परमाणु बॉम्बर है और डी में भी कई छोटे परमाणु बॉम्बर हैं, जिसमें TU-22 2 हैं, TU-95 14 हैं और TU-160 2 हैं। और इसके अलावा कई सारे लगभग 16 परमाणु बॉम्बर है। इसके अलावा फाइटर जेट भी यहां ओलेनिया एयरबेस पर तैनात रशिया ने कर दिए हैं, जो कि नॉर्वे और फिनलैंड के बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हां, यह है खतरनाक जानकारी। नॉर्वे और फिनलैंड से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर ये तमाम 16 परमाणु बॉम्बर विद फाइटर जेट तैनात हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इससे नाटो को कितना बड़ा खतरा है। अब जो एक्सपर्ट हैं, वॉर एक्सपर्ट, उनका यह कहना है कि व्लादिमीर पुतिन ने इससे इशारा दिया है। यह एक बड़ा संकेत है कि अब व्लादिमीर पुतिन कुछ बड़ा कर सकते हैं। और इनमें कई सारे ऐसे फाइटर जेट और ऐसे कई बॉम्बर हैं जिनका इस्तेमाल कम वक्त में बड़ा हमला करने के लिए किया जाता है। सिर्फ इसी वजह से नाटो की इस रूसी एयरबेस पर कड़ी नजर है। और इतना ही नहीं, नॉर्वे और फिनलैंड में इस वक्त पूरी तरह से रेड अलर्ट है। नॉर्वे और फिनलैंड की जो एयरफोर्स है वो पूरी तरह से रूस के हर कदम पर नजर बना के रख रही है। तस्वीरें अब जर्मनी की आ गई हैं। ये देखिए, जब जर्मनी पहुंचे थे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, और उन्होंने वहां तमाम बड़े लीडरान, डेलीगेशंस और अफसरों, विदेश मंत्री, जनरल, कमांडर, सीनियर अधिकारियों समेत तमाम ऑफिशियल से मुलाकात करी और कहा कि जर्मनी हमारा पुराना साथी, पुराना दोस्त है। उसी जर्मनी में ज़ेलेंस्की को अवार्ड से भी नवाजा गया। Wir gratulieren sehr herzlich. ठीक इसी के बाद सरप्राइज विजिट पर ज़ेलेंस्की फ्रांस पहुंच गए। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन ने उनका शाही स्वागत किया। ज़ेलेंस्की इसी दौरान ये कहते हुए पाए गए कि बस कुछ और दौरे मुझे करने हैं, उन दौरों के बाद हम काउंटर ऑफेंसिव हमला रूस पर शुरू कर देंगे। Просте питання. Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів, і частково мої візити столицями Європи спрямовані саме для цього. Я думаю, що у нас буде успіх. Я сьогодні буду звертатись і до німецької сторони, щоб підтримали в цій коаліції Україну. Для нас це дуже важливо скоординувати свої зусилля і мати. Ми не говоримо про перевагу. Сьогодні перевага Росії в небі, в українському небі, але наша задача буде потужна в просторі. उधर यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है। रूस के समर्थकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। उन्होंने बताया है कि रूस के जो सैनिक हैं उनकी ट्रेनिंग काफ़ी बुरी है, पूरी तरह से ट्रेन नहीं है। और रशिया के सैनिक जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो पुराने ज़माने के हैं।
इसी वजह से रशिया के सैनिकों का नुकसान ज्यादा हो रहा है। अमेरिका के लीक डॉक्यूमेंट पेंटागन की जो रिपोर्ट लीक हुई है उसमें एक बड़ी खबर भी सामने आ गई है, बड़ा राज खुल गया है। राज यह है कि ज़ेलेंस्की का पूरा प्लान तैयार था और है उनका यह प्लान कि रूस के अंदर का कोई बड़ा शहर कब्जे में ले लें, वहां हमला करें और पूरे सीक्रेटली प्राइवेटली हमला करने के बाद उस पूरे क्षेत्र, बड़े से क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लें और फिर उसके बदले रूस को अपने आगे झुका दें और उसके बदले अपने तमाम यूक्रेन के क्षेत्र को आज़ाद करवाएं। लेकिन अब ये बात लीक हो गई है, देखना अब ये है कि आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों दूसरी जगह ज़ेलेंस्की के तेवर नरम भी पड़े हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया पर जो हम काउंटर ऑफेंसिव हमला करने वाले हैं उसका मकसद ये नहीं है कि हम रूस के अंदर हमला करेंगे, मकसद उसका सिर्फ ये है कि हमारे जो इलाके, यूक्रेन के जो इलाके हैं वो रूस के हाथ में हैं, वो हम वापस रूस से हासिल कर लें। वही दोस्तों हालात रूस के सैनिकों की और रशियन की इतनी बुरी है कि अब एक महिला के इंटरव्यू से सब समझ में आ रहा है। रूसी महिला जिसका पति रूस की तरफ से यूक्रेन से लड़ रहा था, जब उसकी मौत हो गई, शहादत हो गई उनके हिसाब से, महिला के हिसाब से, तो कुछ दिन तक उनको तनख्वाह मिली, पेंशन मिली, पैसे आए, लेकिन कुछ दिन के बाद पूरी तरह से पैसे देना बंद कर दिए गए। महिला इतने गुस्से में है कि महिला ने कहा कि मुझे मेरे पति की लाश से पहले जो तुमने पैसे रोके हुए हैं वो पहले मुझे पैसे दो, तब मेरे पति की लाश देना। याद दिलाना चाहूंगा व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि जो भी रूस की तरफ से लड़ेगा उसको हम पैसा ज़्यादा देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, और अगर उसकी शहादत हो जाती है, मौत हो जाती है देश के लिए लड़ते हुए, तो उसके परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। बस इसी बात पे गुस्सा शहीद की पत्नी है, गुस्सा जायज़ है। Меня зовут Ананина Наталья Анатольевна. Я жена мобилизованного Ананина Михаила Николаевича. Мобилизовали моего мужа 22 сентября 2022 года. В зону СВО он отправился 3 ноября. До 24 января он находился на связи. 24 января муж отправился в наступление на Угледар. С тех пор муж считается без вести пропавшим. За январь месяц мне приходила зарплата за него, и боевые с февраля месяца прекратили всякие выплаты. То есть и как без вести пропавший, и как воюет он там или нет, денег никаких не поступает. 4-й месяц я нахожусь без денежного довольствия мужа, и я обращалась в Министерство обороны, обращалась в ЕРЦ, обращалась в воинские части, писала обращение в прокуратуру и писала обращение уполномоченным по правам человека и в Красный Крест. Но ответы приходили, что ждите, что не можем его найти. दोस्तों यहाँ पर मैं यही कहूँगा, पैसा, दीदी ने कहा ना कि पहले पैसा दो, लास्ट बाद में देना। पैसे की वैल्यू को समझो। हैं हमारे कौम की लड़कियां जो हैं भगवा लव ट्रैप, आकाश, राहुल, संदीप से प्यार कर रही हैं, हम जैसे लौंडे झक मरा रहे हैं। और जो लड़के हैं मुसलमान लड़के, अगर वो किसी के प्यार में हैं तो ऐसे हैं निब्बा निब्बी वाले प्यार में, झंडूबाम ज़िंदगी करी हुई है। कहते हैं पैसा तो हाथों की मैल है। अरे इस मैल को निकाल के तो दिखाओ, कुछ करो, करियर बनाओ। पैसा बहुत ज़रूरी है भाई, तुम्हारे रहते हुए भी और तुम्हारे मरने के बाद भी, समझो। अब तुम कहोगे अल्लाह वाले, हम अल्लाह वाले हैं, वो ठीक है, लेकिन हमें इस्लाम कहता भी है कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से रहो। इस्लाम हमको ये हुक्म नहीं देता कि फटीचर बन के रहो और ज़िंदगी में अपने लिए कुछ मत करो। बड़ी खबर अब अगली है कि बेलारूस ने ख़तरनाक ड्रिल करी है। ड्रिल की तस्वीर ये आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस खतरनाक ड्रिल के बाद रूस ने जो स्कैंडर मिसाइल बेलारूस को दी थी, बेलारूस ने बॉर्डर पर तैनात कर दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि बेलारूस पूरी तरह से यूक्रेन के खिलाफ रूस के साथ देने के लिए तैयार हो गया है। इसके अलावा बेलारूस ने डे ऑफ स्टेट फ्लैग नाम का एक प्रोग्राम किया जिसमें उसने अपनी तमाम ताकत दिखाई। ये पहली बार मैं खुद देख रहा हूँ और पहली बार आप भी देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर तमाम ताकत दिखाई है। ये देखिए, उसने अपने हथियार दिखाए हैं, अपने सैनिक दिखाए हैं, अपनी पावर दिखाई है।
अब कहा यह जा रहा है, जो एक्सपर्ट है उनका कहना यह है कि ये बहानों से बेलारूस अपने सैनिकों को दिखा रहा है दुनिया को और अपनी ताकत दिखा रहा है, ताकि यूक्रेन और यूरोप के देशों को लगे कि अगर ये तमाम सैनिक रूस के साथ हो गए तो फिर क्या होगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रूस के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए और रूस के झंडे के साथ, जबकि उसी जर्मनी में बर्लिन में पूरी तरह से रूस का जो झंडा है बैन है। बस फिर क्या था, जर्मनी की पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों पर हमला बोल दिया और कईयों को गिरफ्तार कर लिया। Сними, пожалуйста, сними. Я полицию не боюсь, сними. И зайди так, вот как он, зайди, позаранее сними. Что ты там трындишь? याद होगा ये तस्वीर आपको 2 दिन पहले का याद होगा, भूले नहीं होंगे। ज़ेलेंस्की पॉप फ्रांसिस से मिले थे तो माननीय पॉप फ्रांसिस ने खुद ज़ेलेंस्की से कहा था कि भाई साहब आप कहें तो आपकी मीडिएशन करवाएं, बातचीत करवाएं। तो ज़ेलेंस्की ने मना कर दिया था कि चचा रहने दीजिए, बातचीत करने का वक्त चला गया, हम बात अगर करेंगे तो अपनी मर्जी से करेंगे, अपनी शर्तों पर करेंगे। तो यानी इस बात से साफ हो गया है कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जंग ख़त्म करना नहीं चाहते। और क्यों चाहेंगे भाई, अंधा हथियार मिल रहा है, अंधा पैसा मिल रहा है, खूब पैसा दबा रहे हैं, कैश में मिल रहा है, इंटरनेशनल हथियार मिल रहे हैं, पूरा यूरोप साथ खड़ा है, सिंपैथी मिल रही है, चुनाव लड़ना नहीं है, विपक्ष की पार्टी का कोई बोलने वाला नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगाओ। तो भाई हर तरह से जब फ़ायदे में है ज़ेलेंस्की तो वो जंग रोकेगा क्यों यार। जर्मनी के लोग लगभग यूक्रेन के खिलाफ ही नज़र आ रहे हैं, भले ही जर्मनी की सरकार यूक्रेन के साथ है। जर्मनी में पोल किया गया तो 27% सिर्फ जर्मनी के लोग चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, वरना कोई नहीं चाहता कि नाटो में शामिल यूक्रेन हो। पत्रकार से बात करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ रशिया डिज्नी प्रिंसेस हैं, यानी उनको समझ रहे हैं आप, शहजादी कह दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहते, डरपोक हैं, मिलना नहीं चाहते। शुरुआत में मैंने बात करने की कोशिश की तो क्रिमिनल ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, तो अब बातचीत का कोई मतलब ही नहीं बनता। देखिए, Розмовляти з Путіним. Ні, а нема про що. Ну про що з ним говорити? От дивись, Бруно, я хочу тобі привести приклад із мого життя. В 19-му році я став президентом. Було багато різної критики, люди не хотіли говорити з Путіним, а я сказав, я буду. Я спробую діалог. Це не політика, бо мені це ніяких плюсів не давало. Я дійсно хотів закінчити війну. І я хотів знайти домовленість. Ми довго вирішували, бо він, як, вибачте, принцеса, не міг ніяк знайти формат, в якому б нам зустрітися. Ми робили все. Я робив все, щоб мати розмову. У нас був діалог по телефону, у нас відбулась зустріч. उधर अमेरिका के एक्स जनरल ने कहा है कि अमेरिका और दूसरे वेस्ट देशों के प्रेशर की वजह से, जो ये प्रेशर बना रहे हैं ज़ेलेंस्की पर कि काउंटर ऑफेंसिव हमला करो, उनके प्रेशर की वजह से ये तमाम जो इनका प्लान है ज़ेलेंस्की का, जो बड़ा हमला करने की तैयारी है उनकी, ये पूरी प्लानिंग फेल हो सकती है। उधर रशिया ने यूक्रेन के 100 सिविलियन बोट को, आम नागरिकों की नाव को, 100 नाव को जब्त कर लिया है और रशिया उन नाव को अपने सैनिकों के लिए इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों, उधर मैदान जंग में अंधेरा होते ही यूक्रेन ने रशिया के ठिकानों पर MLRS दाग दिया। उधर रशिया ने खुद एक्सेप्ट किया है कि बैखमत के इलाके में हमारे 2 मिलिट्री कमांडर मारे गए हैं। उधर रशिया के बारे में जानकारी यूक्रेन ने दी है कि रात को हमने 25 ईरानियन ड्रोन जो लॉन्च करे थे रशिया ने, हमने तमाम उन ड्रोन को 25 के 25 ईरानियन ड्रोन को मार गिराया और 3 बड़े रॉकेट फायर को भी हमने रोक दिया। उधर रशिया ने मैरिंका के इलाके पर जबरदस्त बमबारी कर डाली है।
उधर वैगनर ग्रुप ने रशिया की खुद की पोल खोल डाली है। वैगनर ग्रुप ने जानकारी दी है कि रूस ने गलती से अपने ही यानी रूसी फाइटर जेट को मार गिराया है। उधर दोस्तों यूक्रेन के टर्नोपिल में रूस के हमले के बाद आग लग गई। यूक्रेन ने उधर जानकारी दी कि रशिया ने 48 घंटे में 48 अपनी आर्टिलरी खोई है। हमने तमाम आर्टिलरी को 48 आर्टिलरी सिस्टम को रूस की उड़ा दिया है। उधर दोस्तों जापान ने यूक्रेन को $40 मिलियन के इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जनरेटर, इन्वर्टर, बैटरीज प्रोवाइड की हैं। डोनेस्क का इलाका, यूक्रेन के डोनेस्क का इलाका पूरी तरह से रशिया के कब्जे में है। अब ये देखिए, उन तमाम डोनेस्क के जगहों पर कॉलोनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर चुका है रशिया, और हॉस्पिटल समेत तमाम जो ज़रूरियात, तमाम जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको बनाना शुरू कर दिया है। उधर रूस के अंदर एक शहर है तोरियाती, वहाँ पर यूक्रेन के हमले के बाद आग लग गई। दोस्तों उधर रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि जो यूक्रेन है वो सिर्फ टेररिज्म को, आतंक को, मौत को स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, बल्कि वो रूस के लोगों को मार भी रहा है, खुद मार रहा है। Заявление беспрецедентное по своей сущности, и, конечно, будет странно не услышать слов осуждения со стороны европейских столиц и Вашингтона. Логика говорит, что без осуждения обойтись невозможно. Это первое. Во-вторых, однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является организатором и вдохновителем, и исполнителем. Фактически речь идет о государстве-спонсоре терроризма. Де-факто. И, конечно, нам нужно дальше выстраивать нашу линию именно таким образом. Лишний раз. उधर दोस्तों बैखमत के इलाके में रूस बुरी तरह से अब कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बैखमत के इलाके में 10 पोजीशंस रूस ने खो दी है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि रशिया ये जंग पहले ही हार चुका है, अब बस ये चीन का एक जहाज, रूस चीन का एक वेसल बना हुआ है। दोस्तों आज के वॉर अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।